हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने लक्ष्मीकांत के एक नए चैप्टर के साथ हूँ। जिस चैप्टर का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मूल संरचना। जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत के 7वें एडिशन को अलग अलग चैप्टर्स में करके पूरा करने की एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हमने अभी तक 11 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आज हम 12वें चैप्टर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, आज हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी बातें जानेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। जो भी सवाल आपसे वीडियोस के दौरान पूछे जाते हैं उन सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर दें। इससे क्या है कि इससे मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ इंगेज होंगे, तो फिर मैं और ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अब आपको अपने स्क्रीन पे 2 पिक्चर दिख रहा होगा। एक पिक्चर लेफ्ट साइड में है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अ कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी पिक्चर है अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा देश जहां पे संविधान है, वो आपके दाएं साइड में है। एक ऐसा देश जहां पे संविधान नहीं है, वो आपके बाएं साइड में। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि कोई भी देश बिना एक संविधान के है। कोई भी देश में ना कोई स्पष्ट नियम है, ना ही शक्तियों का कोई बंटवारा है, और ना ही अधिकारों की कोई गारंटी है। ऐसे में वो देश कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। उस देश में अराजकता होगी, उस देश में भ्रम होगा, उस देश में इंस्टेबिलिटी का माहौल होगा। लेकिन सौभाग्य से आज हर आधुनिक देश एक मजबूत संवैधानिक ढांचे पर टिका है। तो आज हम इसी संविधान की मूल संरचना के बारे में समझेंगे। आज हम उन मौलिक सिद्धांतों के बारे में समझेंगे जो हमारे कानूनी और राजनीतिक प्रणाली की रीढ़ है, बैकबोन है। ये जो भी फीचर्स हैं, ये इतने इसेंशियल हैं कि इन्हें सर्वोच्च सत्ता भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। ये फीचर्स इतने इसेंशियल हैं जो हमारे संविधान को अटूट बनाते हैं और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि आखिर वे कौन कौन से तत्व हैं, और इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो एज यूजुअल मैंने इस चैप्टर को इन 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन को देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास संविधान में संशोधन करने की जो अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति है, वो अपनी शक्ति के तहत पूरे संविधान को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकती। अगर आपको, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको जब भी किसी भी चीज़ को समझने में परेशानी हो तो आप उसको पीछे करके दोबारा ज़रूर सुनें। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कहता है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमेशा से हमारे संविधान का पार्ट नहीं था, हमेशा से हमारे ये लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं था। दरअसल ये कॉन्सेप्ट जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस 1973 का था, उसी केस से इस कॉन्सेप्ट का इमर्जेंस हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कि संविधान के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। और ये ऐसे फीचर्स हैं जिनको ना तो डाइल्यूट किया जा सकता है, ना ही अबॉलिश किया जा सकता है। इवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करके भी इन फीचर्स को डाइल्यूट या अबॉलिश नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये देखते हैं। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, ये इस बात का इंश्योरेंस हमें देता है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करके किसी भी सिटीजन्स के कोर राइट्स को, जैसे आपके राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, इन सारे कोर राइट्स को हमसे छीन न सके।
अब जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे आगे, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे लॉ को स्ट्रक डाउन किया जिसने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का जो बैलेंस था उसको थ्रेटन कर रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेसिक फीचर जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंस है वो इस सेंस में है कि ये हमारे पार्लियामेंट्री पावर को लिमिट करता है। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की एक लिमिटेड पावर दी है अंडर आर्टिकल 368। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है वो इस पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर पे एक चेक लगाता है, एक प्रतिबंध लगाने का काम करता है, उसको अपने इस शक्ति का मिसयूज करने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, ताकि हमारे अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको हार्म ना पहुंचे। अगर हम सच में बात करें तो बिना इस डॉक्ट्रिन के पार्लियामेंट हाइपोथेटिकली अमेंडमेंट्स पास कर करके इंडिया को एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर सकती है। तो इंडिया एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट ना हो, इस बात को इंश्योर करने का काम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल करता है। तीसरा इंपॉर्टेंस जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स का है वो ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की काम करता है। देखिए, इस ये डॉक्ट्रिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को मेंटेन करता है। ये इस बात को प्रिवेंट करता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रेडिकल चेंजेस ना ला दे जो कि हमारे संविधान के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को, हमारे संविधान के सेक्युलर कैरेक्टर को और हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसे रेडिकल चेंजेस ना लाए, इस बात का को इंश्योर करने का काम भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन करता है। फिर हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ की स्थापना करता है। देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो ऐसे अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल को वायलेट करता हो। ये इस बात को भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे, जो भी गवर्नमेंट अपने फंक्शंस कर रही है वो फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में हो। तो इस बात को इंश्योर करके ये हमारे देश में रूल ऑफ लॉ की स्थापना करता है, यानी विधि के शासन की स्थापना करता है। और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश में एक स्टेबिलिटी लाता है और ये हमारे एक देश में फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस लाता है। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलते वक्त के अनुसार अपने आप में चेंज ला सकता है, और इस चेंज लाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद को सौंपी हुई है संविधान के माध्यम से, है ना, अंदर आर्टिकल 368। लेकिन एट द सेम टाइम ये इस बात को इंश्योर करता है कि संविधान में चेंज तो लाए जाएं, लेकिन जो संविधान के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो अनटच रहें, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। इससे लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन हमारे देश में स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ की स्थापना करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है, हमारे देश में जो पार्लियामेंट के पावर है उस पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करता है और हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हमको बेसिक स्ट्रक्चर के देखने को मिले। अब हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये हमेशा से हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं था, हम हमेशा से हमारे ये संविधान का पार्ट नहीं था। दरअसल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें अलग अलग डिसीशंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने रूल दिए हैं, अपने अलग अलग निर्णय दिए हैं। फिर इस निर्णय के विरुद्ध फिर पार्लियामेंट ने भी बहुत सारे कदम उठाए और लास्ट में जाके 1973 में अपनी इस विधायिका और कार्यपालिका और साथ ही साथ न्यायपालिका, इन तीनों के बीच के टकराव को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव डिसीजन देके सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया। और इस डॉक्ट्रिन के बाद से ये बहुत ही सीधे बहुत ही स्पष्ट तौर पे अ, ये बात सामने आ गई कि संसद को संविधान में पूरी तरह से संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन जो संविधान के कुछ ऐसे मौलिक सिद्धांत हैं जिसके बिना संविधान अपना अर्थ खो देगा, जिसके बिना संविधान अपना महत्व खो देगा, ऐसे सिद्धांतों को संसद संशोधित नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही क्यों ना करना पड़े।
बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी संसद ऐसे मौलिक सिद्धांतों को संविधान में संशोधित नहीं कर सकती। तो हम इन्हीं केसेस को एक-एक करके देखते हैं कि कैसे केस बाय केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन हुआ। तो इस कड़ी में हमारा सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951। दरअसल हमारे संविधान में जो पहला अमेंडमेंट लाया गया, तो शंकरी प्रसाद केस में पहले अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। पहले अमेंडमेंट में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था। तो इसी मामले को लेकर जो शंकरी प्रसाद है वो कोर्ट पहुंचे और इसी मामले को हम शंकरी प्रसाद केस के नाम से जानते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये बात भी शामिल है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। ये बात सुप्रीम कोर्ट का कहना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ का डेफिनेशन है, जो लॉ की परिभाषा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं आता है। दोस्तों, मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बताया था कि आर्टिकल 13 में लॉ के क्या मतलब होते हैं। इसमें सेंटर का कोई लॉ होगा, इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी वो लॉ होगा, इसमें जो ऑर्डिनेंसेस होंगे वो भी लॉ की कैटेगरी में आएंगे। फिर कोई ऐसी रूढ़ी या कोई ऐसी प्रथा जिसको कानून की शक्ति प्राप्त है, वो भी कानून की परिभाषा के तहत आएगी अंडर आर्टिकल 13। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बताया था। आपने जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि संसद को ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने वाला लॉ होगा वो अंडर आर्टिकल 13 एक लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद सज्जन सिंह केस आता है 1964 में। सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले डिसीजन को दोबारा दोहराया, रीअफर्म किया। लेकिन जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है 1967 का गोलकनाथ जजमेंट। दरअसल इस केस में जो 17th अमेंडमेंट था ऑफ 1964, इस पे क्वेश्चन उठाया गया। और इस केस में यानी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर स्टैंड को रिवर्स कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले स्टैंड लिया था कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ अंडर आर्टिकल 13 एक लॉ है या नहीं, उस स्टैंड को गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं और इम्यूटेबल है, यानी ये लोकोत्तर है और परिवर्तनीय है और अपरिवर्तनीय है, माफ कीजिएगा। और पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को ना तो अब्रिज कर सकती है ना ही टेक अवे कर सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ भी एक कानून होगा अंडर आर्टिकल 13। तो आपने देखा कि कैसे सज्जन सिंह केस में और शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था उस स्टैंड को रिवर्स कर दिया है गोलकनाथ केस में। अब इसका जवाब देते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इसने आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया और 368 को अमेंड कर दिया और यह डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट को किसी भी फंडामेंटल राइट को अब्रिज या टेक अवे करने का राइट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड लॉ है वो आर्टिकल 13 के अंडर एक लॉ नहीं माना जाएगा। यानी जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट के उसी डिसीजन को पार्लियामेंट ने एक 24th अमेंडमेंट लाके दोबारा से लागू करने की कोशिश की। फिर इस अमेंडमेंट के बाद मामला पहुंचता है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या रूल किया, आइए देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने गोरखनाथ जो जजमेंट था, सॉरी माफ कीजिएगा, गोलकनाथ है, गोरखनाथ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस वाले जजमेंट के अपने अपने जजमेंट को अपहेल्ड किया और 24th अमेंडमेंट की को वैलिड बताया कि ठीक है, सुप्रीम पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है। पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, उनको अब्रिज कर सकती है। लेकिन इसने एक नया डॉक्ट्रिन रख दिया जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो केशवानंद भारती केस में ही इमरजेंस में आता है। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट पूरे पूरे संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसको ऑल्टर नहीं कर सकती।
फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में भी अपने केशवानंद भारती वाले डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से दोहराया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस इंदिरा नेहरू केस में जो 39th अमेंडमेंट था उसके एक प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया, जिसने कि इलेक्शन डिस्प्यूट को जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट अब प्राइम मिनिस्टर को से इन्वॉल्व होगा या फिर इस लोकसभा के स्पीकर से इन्वॉल्व होगा, तो ऐसे इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को जो कि कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया था। मैं फिर से बताता हूं आपको, जो 39th अमेंडमेंट ने प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन के डिस्प्यूट को सारे कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया था, इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में इनवैलिडेट कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब हमारा 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इमर्जेंस में आ चुका है, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 39th अमेंडमेंट को के एक कुछ प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया। अब इसका जवाब देते हुए फिर से पार्लियामेंट ने क्या किया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास कर दिया। अब इस एक्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, यानी संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, और कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये बातें 42nd अमेंडमेंट 1976 में कही गई। लेकिन जब 1980 में मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन था उसको इस बात को लेके ये इवैल्यूएटेड नहीं होगा, ये इनवैलिडेटेड होगा। एक मिनट दीजिए, मैं इसको सही कर देता हूं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऊपर प्रोविजन था कि कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता, और पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में इनवैलिडेट कर दिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को एक्सक्लूड कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर है, और आप जुडिशियल रिव्यू को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भी नहीं छीन सकते, जो कि 42nd अमेंडमेंट कर रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर बताते हुए 42nd अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस को इनवैलिडेट कर दिया। फिर वामन राव केस आता है 1980 में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है उसी पे वो टिका रहा, और बोला कि नो बेसिक स्ट्रक्चर एंड क्लैरिफाइड नो दैट इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनेक्टेड आफ्टर। हाँ, वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी संविधान में संशोधन या कोई भी ऐसा कानून जो 24 अप्रैल 1973 के बाद से पास हुआ है वो सभी जुडिशियल रिव्यू के तहत आएंगे। ठीक है, तो ये वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब हम देखते हैं कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको पढ़ने के बाद आप एक बारी लक्ष्मीकांत के बुक खोलेंगे। लक्ष्मीकांत के बुक में जो बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है उसके लास्ट में केसेस में दिए गए हैं, और किन केसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है वो दिया गया है। तो यहाँ पे इतना डिस्कस करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता, तो यहाँ पे मैंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट है उनको ऐसे लिस्ट यहाँ पे कर दिया है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बारी जरूर लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर खोलेंगे, और किस केस में किस एलिमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया उसको एक बारी जरूर रीड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट क्या क्या है। सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता। हम देखेंगे कि ना तो ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, ना ही यूएसए की तरह हमारे यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, और हमारे यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन दोनों के बीच का सिंथेसिस। ये आपको जो संविधान की विशेषता वाला चैप्टर है उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन पॉलिटी का जो सोवरेन कैरेक्टर है, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर और रिपब्लिकन जो नेचर है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। फिर सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का पावर का सेपरेशन है, शक्तियों का जो पृथक्करण है,
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का तत्व है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर वेलफेयर स्टेट, जिसकी स्थापना डीपीएसपी के माध्यम से की जाती है, ये भी हमारे संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए 42nd अमेंडमेंट ने जो कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू का पावर छीन लिया है, उस प्रोविजन को मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। फिर फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिष्ठा, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ, जिसकी स्थापना हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 करता है, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर हम देखते हैं कि हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मिनर्वा मिल्स केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपको मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट हैं, ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर इनको साथ साथ नहीं लेके चला जाए तो हमारा रथ ही टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा था कि हमेशा जब भी डीपीएसपी को लागू किया जाएगा तो इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि इससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो रहा। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, यानी समानता का जो सिद्धांत है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर का एलिमेंट है। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर जो पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो लिमिटेड पावर है, ये पावर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करके अगर पार्लियामेंट चाहे माफ कीजिएगा, अगर संसद संविधान में संशोधन करके भी चाहे तो वो अपने आप को पूरे संविधान को संशोधित करने की शक्ति नहीं दे सकती है, क्योंकि संविधान जो संसद की संशोधन करने की सीमित शक्ति है, जो लिमिटेड पावर है, ये सीमित शक्ति भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर जो इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। फिर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, ऐसे सिद्धांत जिनके ऊपर हमारे फंडामेंटल राइट्स की रचना की गई है, ये सिद्धांत भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट का पावर अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, इन सारे आर्टिकल्स के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया है, ये पावर भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। और लास्ट में हाई कोर्ट्स के भी जो पावर है अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, वो भी हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब इन सारे विशेषताओं को देखते हुए सवाल ये उठता है कि वाई शुड वी केयर, हमको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्यों केयर करना चाहिए। अब देखिए, विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो हमारे कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, इक्वालिटी हो गया, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस हो गया, ये इन सभी पे एक रिस्क आ जाता है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी रूलिंग पार्टी, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी मेजोरिटी क्यों ना हो, हमारे संविधान की दोबारा रचना न करे। मैंने आपको बताया कि हाइपोथेटिकली अगर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन नहीं होता, तो हाइपोथेटिकली ये पॉसिबल था कि जो भी रूलिंग पार्टी है, वो संविधान में संशोधन करके संविधान को एक पूरा नया स्वरूप दे देती, संविधान को रीराइट कर सकती थी। लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी रूलिंग पार्टी, भले ही उसके पास कितनी भी बड़ी मेजोरिटी क्यों ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा ना लिखे, ना ही हमारे देश के अंदर पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो, है ना। इस बात को इंश्योर करने का काम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन करता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेफ्टी नेट है, जो कि हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करता है और इस बात की गारंटी देता है कि जो भी हमारे फ्यूचर जनरेशन होंगे, वो हमारे संविधान निर्माताओं के जो भी आदर्श थे, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, उन सपनों को अपने हृदय में संजो के रखेंगे, उन सपनों को इनहेरिट करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी शुड केयर अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के साथ मैंने जस्टिस किया है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में मैंने बहुत बारी फंडामेंटल राइट्स की भी चर्चा की है ना। संविधान की कुछ विशेषताओं की भी चर्चा की है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरे आगे की वीडियोस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी पिछली वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपसे विदा लेने से पहले मैं आप सबको एक बारी याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उस मेरे कंटेंट को ज़रूर लाइक करें। मैंने जो भी आपसे सवाल पूछे हैं उन सवालों पे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, है ना? मेरे कंटेंट को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? लास्ट में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगले वीडियो में जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो आप भी इतने ही उत्साहित होंगे जितना कि मैं उत्साहित रहता हूँ हर एक नए चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं एक बहुत ही नए प्रोडक्टिव वीडियो में, जो कि हमारा लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन का अगला चैप्टर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।